मुझे सर एक फैसिनेशन था, मुझे देखना है कि शूटिंग होती कैसे। ओके। तो उस बहाने मैं पापा के साथ में ना बहुत बार शूट पे जाया करता था। यार जब इरफान खान टीवी करता था, जब शाहरुख खान टीवी करता था, तो यार मैं क्यों शर्माऊं यार, बोलते हो मैं करता था पहले और मेरे को अब मिल रही है वेब सीरीज, क्या दिक्कत है। कोई एक्टर चेयर पे बैठा हुआ है, अरे स्पॉट दादा, वो देख भी नहीं रहा है उस डायरेक्शन में। राइट। वो आपका कोई पर्सनल नौकर नहीं है। आप सेट पे जितना रहोगे, आप जितना हम्बल रहोगे, एक स्पॉट दादा भी आपको एक कैरेक्टर सिखा के जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है 25 सालों का, वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है। लेकिन आज ना बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं अहान, जिनकी उम्र है 25 साल और 17 साल का एक्सपीरियंस है। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अहान। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन सर। ये सर लेकिन पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आई थी तब तक तो मतलब मस्ती में ही चल रहा था। अब बाद में बड़ों के पता चला कि यार वो एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो उस बहाने बनता गया एक्सपीरियंस, वरना तो बस मस्ती मस्ती में ही कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स करते गए। क्योंकि लोग 17-18 साल की उम्र में तो सोचते हैं कि कुछ करना है, तुम्हारा एक्सपीरियंस ही 17 साल का हो गया। सर आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टेलीविजन व्हेन आई वाज आई गेस 5 or 6 years old। अच्छा। एंड ऑल क्रेडिट्स टू माई मॉम डैड। जितनी मेहनत मेरे ये 17 साल के एक्सपीरियंस और इतने प्यारे इंट्रोडक्शन में है, उस इंट्रोडक्शन का पूरा श्रेय उनको जाता है कि बहुत बहुत भागे हैं वो दोनों मेरे पीछे। मुझे लेकर भागना आसान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। पर ये उनको कैसे विश्वास हुआ? क्योंकि जब माँ बाप देखते हैं अपने बच्चे की एनर्जी देखते हैं या कुछ समझ जाना कि यार ये उस फील्ड में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई माँ बाप नहीं समझ पाते, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ एक डेली तरीका होता है, रूटीन होता है कि भाई स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और खत्म करना है ना। 20 साल में सोचेंगे क्या करना है करियर के लिए। तो ऐसी क्या बात पेरेंट्स ने पकड़ी आपकी? सर टू बी ऑनेस्ट, डैड के एक डायरेक्टर फ्रेंड थे एक्चुअली, और डैड मेरे इस लाइन में थे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर Okay. उस टाइम पे। तो एक हॉरर शो आया करता था, शुश फिर कोई है, सहारा वन की चैनल के टाइम पे। बड़ा हिट था वो। बड़ा हिट शो था। तो मुझे सर एक फैसिनेशन था, मुझे देखना है कि शूटिंग होती कैसे। ओके। तो उस बहाने मैं पापा के साथ में ना बहुत बार शूट पे जाया करता था। वो मेकअप वेकअप हो रहा है, टिश्यू विशू लगा के भूत बना रहे हैं वो सब, तो मुझे मज़ा आता था वो सब देख के। एंड माई वाइब ऑन सेट वॉज कॉट बाय अ डायरेक्टर। ओके। यार ये बच्चा इतना एंथुजियाज्म है ना इस बंदे में कि आबिद भाई, मेरे पापा का नाम आबिद है, कि आबिद भाई यार इससे इससे ऑडिशन करवाओ आप, इसका कुछ इसको ट्राई करो एक बार आप। ओके। और वो ट्राई करते करते ही ना माई मॉम डैड रियलाइज दैट इट इज़ समथिंग विच आई लव डूइंग। ओके, मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा था। एंड मुझे खुश देख के तो फिर अब बेटा खुश हो तो फिर कौन ही रोक सकता है। बट सर हाँ, कंडीशंस थी मेरी काफ़ी। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मैं सेट पे जब होता था, मेरी स्क्रिप्ट होती थी, स्क्रिप्ट खत्म हुई, स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना खत्म हुआ और नीचे पड़ी होती थी बुक। वो बुक खोलो और पढ़ना कंटिन्यू करो, कि अगर पढ़ाई में मार्क्स कम हुए तो भाई स्क्रिप्ट जाएगी हाथ से। ओके। तो जब तक आपका पढ़ाई में स्कोर सही चल रहा है, आप जब तक अच्छे नंबर से पास होना तो मतलब छोटी चीज़ थी, जब तक आप टॉप 3 टॉप 5 में आ रहे हो तब तक आपको शूटिंग करने का मौका मिलेगा। अब मेरा मोटिवेशन ऐसा बन गया कि यार मुझे मज़ा आ रहा है वो करने में, अब वो करते रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, खुश रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो मतलब परमिशन विद कंडीशन अप्लाई। परमिशन विद कंडीशन। हाँ, तो ये और भी पेरेंट्स के लिए एक सीख आ गई कि आज से अगर आपका बच्चा बोले कि मुझे किसी भी फील्ड में जाना है, कुछ भी करना है, तो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि उसका वो जो पैशन है वो उससे वो भी करवा देगा, बिल्कुल। तो शायद उसको उतना अच्छा ना लग रहा हो या उतना इन्वॉल्वमेंट ना हो। एंड आई थिंक सर ये आगे भी हेल्प करेगा, बिकॉज ये पर्सनली मेरा मानना है कि ऑब्सेशन टैलेंट को बीट कर सकता है। कर सकता है। और वो ऑब्सेशन और जो वो पैशन है, जब तक वो आप उसमें, जब तक आप स्पार्क नहीं देखोगे, टैलेंट अगर 19-20 हुआ भी ना, एक पॉइंट पे आपका डेडिकेशन आपको आगे लेके जाएगा। कंसिस्टेंसी लेके जाएगी आपको बिल्कुल आगे ले गया। तो वो पहली बार तो मस्ती मस्ती में हो गया, है ना, हो गया। लेकिन उसके बाद होता है एक लगातार काम करना, लगातार काम करना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जी। वो कैसे जर्नी रही? सर टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है कि मैंने लगातार कब काम किया हो, क्योंकि जब समझ आने लगी इस बात की तो एक बैगेज के साथ आती है समझ, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब समझ आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार लास्ट शूट मैंने दिसंबर में किया था, अब आ गया है मार्च, यार 2 महीने से मैं सेट पे नहीं गया हूँ। एंड पापा हंस रहे इस बात पे कि ठीक है बच्चा है ये, कोई बात नहीं।
अब ये शायद से सर 9th-10th की बात होगी, जब मतलब ये आ गया था कि मैं शूट नहीं किया। मैंने शूट नहीं किया है। और ये क्यों आया मुझे, क्या 10th के बाद में आर्ट्स लूंगा कॉमर्स लूंगा, वो आगे करना क्या है। सुना था मास मीडिया होता है, तब तक फिल्म मेकिंग का कोर्स आया नहीं था। तो मैं ऐसा था कि यार अब यार कोर्स डिसाइड करने की बात आ गई और मैंने एक्टिंग ही नहीं की, तो शायद से आर्ट्स लेना पड़ेगा, शायद से कॉमर्स लेना पड़ेगा। अब उस टेंशन में मैंने रियलाइज किया यार मैं सेट पे ही नहीं गया बहुत टाइम से। तो जब समझ आई इस बात की कि कंटिन्यूस काम करना चाहिए, तब इस बात की समझ भी आई कि यार कंटिन्यूस काम मिलता नहीं है। और वो ऑनेस्टली सर अच्छा नहीं लगता था कि तब वो मेरे को तब रियलाइज होता था कि यार जितने भी वो मेकिंग के वीडियोस आते हैं ना, सेट के रैप अप पार्टी में लोग रो रहे हैं, वहाँ रोते क्यों है यार, कांग्रेचुलेशंस का दिन है, प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, रोना किस बात का। लेकिन तब इमोशन समझ में आया। हाँ, और उस टाइम पे सर मैं शायद से 10th-11th की बात है मेरी, और मुझे ये मेरी फैमिली मिल गया। तब तक मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, और ये मेरी फैमिली मैं मानता हूँ मेरा पहला बड़ा ब्रेक था विद अ बिग रिनाउंड बैनर, जिसने मुझे थोड़ा बहुत रिकग्निशन दिलवाया। ये मेरी उसके पहले सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बहुत काम किया है। मैंने नई नई करके भी 100-150 एपिसोड किए होंगे ऑफ क्राइम शोज अक्रॉस 3 चैनल्स। मैंने 2-3 बड़े माइथोलॉजिकल शोज किए होंगे, लंबी लंबी विग पहन के, गोलू सा शक्ल था मेरा, हेल्दी सा बच्चा, माता की चौकी, साईं बाबा, जय श्री कृष्णा, हर भगवान के सर पे पैरों में अपना सर टेका है, ऑन सेट ऑफ सेट। ये मेरी फैमिली के रैप डे पे मेरे को रियलाइज हुआ कि शिट ये खत्म हो गया, और मैं रोने लगा। और वो फियर था मेरे मन में कि यार लगातार काम ही नहीं मिलेगा, अब अगला प्रोजेक्ट पता नहीं कब आएगा, ये आने में साला 18 साल गुजर गए जिंदगी के, अब बड़ा प्रोजेक्ट अगला कब मिलेगा। तो उस टेंशन में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये लगातार काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, सो माइट एज वेल आई स्टार्ट कोपिंग अप विद इट। ओके। तो ऐसा हुआ ही नहीं है सर मेरी ज़िंदगी में 25 सालों में कि मैंने लगातार काम किया हो। एंड मेरा बड़ा ब्रेक जो आया था, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिग बैनर ब्रेक, काम के बीच का ब्रेक, वो नहीं करके भी सर 18 महीने का था शायद से। 18 महीने कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। एंड ये कोविड के पहले की बात है। अच्छा। ये कोविड की बात नहीं है। ये मेरी फैमिली के बाद मुझे छोटे मोटे काम मिल रहे हैं, टीवी पे एक एपिसोड मिल गया, कोई एक ऐड मिल गया, फलाना ढमकाना, ये सब हो गया। एक आध दिन वाला जो, एक आध दिन वाला, 3 दिन वाले काम, वापस से 30 दिन का स्केड्यूल लगे, कोई सिटी में ट्रैवल हो, आप स्क्रिप्ट लेके कैरेक्टर वर्किंग कर रहे हो, ये करते करते ये मेरी फैमिली बहुत डिले हो गया था रिलीज होने में। ये मेरी फैमिली शूट होने के बाद 2 साल बाद रिलीज हुआ है। ये मेरी फैमिली भी बिग बैनर का था। बिग बैनर का था, टीवीएफ, और ये टीवीएफ का पीक टाइम था। पीक टाइम था, राइट। जब उनके अभी तो उनकी टीम काफी स्कैटर हो गई है और क्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये वो टाइम की बात है जब उनके जितने भी हेड क्रिएटर्स थे सब एक ही छत के नीचे काम कर रहे, और क्या ही कंटेंट, क्या ही। मैं उनका फैन पहले बना, उनका एक्टर बाद में बना। उसके बाद में 18 महीने का गैप, और मैं ऐसा हो गया कि यार लगातार काम नहीं मिलना, आहन गलत इंडस्ट्री में आ गया, अब मज़ा नहीं आ रहा है। अब जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हेन माय फादर मेड मी रियलाइज कि यार तू ये जो बोलता है ना कि तू इतने सालों से काम कर रहा है, ये तू शायद बोलना बंद कर दे, क्योंकि ये बोलने से तू खुद के कंधे पे वजन डाल रहा है। जब तू ये रियलाइज करेगा कि तूने एक प्रोजेक्ट किया है, तो ये प्रोजेक्ट के खाली वर्किंग डेज है ना, तेरे शूटिंग डेज है ना, यही तेरा एक्सपीरियंस है। तूने जितनी मेहनत की है ना वो तेरा होमवर्क था, तेरा एक्सपीरियंस 30 दिन का है। और जब तू 30 साल का हो जाएगा तभी भी तू ये माइंडसेट लेके चलेगा ना, तो शायद तुझे ये गैप उतना दुखेगा नहीं। राइट। देन केम भोपाल टू वेगस आफ्टर 18 months ऑफ गैप, एंड देन आई डोंट थिंक सो मैं भोपाल टू वेगस के रैप में रोया था, मैं नाचा था कि ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि अगला प्रोजेक्ट कब आएगा। आई एम मोर प्रिपेयर्ड एज अ ह्यूमन कि मैं रुक भी सकता हूँ, आई हैव दैट पेशेंस इन मी। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपको आपके फादर साहब की एक गाइडेंस मिल गई, उन्होंने आपको समझा दिया। तो एक फैमिली की इमोशनल बॉन्डिंग और एक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है एक एक्टर के लिए, अगर देखा जाए तो, खासतौर से इस एज में, यंग एज में, क्योंकि वो तो टूटेगा, वो तो बिखरेगा, वो तो सोचेगा। ऐसे टाइम पे अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो गड़बड़ हो जाएगी, और ज़्यादा बिखर जाएगा वो। और ऐसा शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। बहुत लोगों के साथ में होता होगा सर। आई नो, आई पर्सनली नो अ फ्यू पीपल, बिकॉज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव आल्सो बीन डायरेक्टिंग थिंग्स। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, कईयों का ये भी होता है कि सर मुझे पार्ट लेना है, एंड सर पेटी थिंग्स, सर स्कूल का फाउंडर्स डे, स्कूल का एनुअल डे, अब उसमें
मतलब ऐसा कि यार घर से परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे 10 दिन रिहर्सल करना है, मेरे लेक्चर्स मिस होंगे। यार लाइक 1 घंटे में आप ऐसा क्या सीख लोगे जो शायद से आप बाद में कवर नहीं कर पाओगे। राइट। और वो 1 घंटा, चलो 10 दिन की बात है, 10 घंटे की बात है, आपकी जिंदगी का मतलब जो भी डिसीजन है वो उन्हीं 10 घंटों में डिपेंडेंट है। ये स्पेशली मतलब पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए। और ये बात मैं इसलिए भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मतलब मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल में था और मैं कभी रिहर्सल के लिए जाता था तो टीचर ही काउंटिंग करते थे बिल्कुल कि पढ़ने में तो दिमाग लगता नहीं है, रिहर्सल करने आ जाते हो। मेरे को लगता है इतने सालों बाद भी वो दौर पूरी तरह से बदला नहीं गया नहीं सर, है। नहीं गया। और इसी वजह से जो मैं जिक्र कर रहा था कि 8 डेज की जो मैं वर्कशॉप करता हूँ, खास तौर से इसलिए करता हूँ कि नए जो एक्टर आ रहे हैं उनको, उनकी फैमिली को बता सकूं कि इंडस्ट्री का रियल क्या है, करेक्ट। ताकि वो समझ के आए, वो अंडरस्टैंड करके आए। एंड एज यू राइटली सेड सर, आपका एक दिन वर्कशॉप का ये भी होता है जब आप पेरेंट्स को बता रहे पेरेंट्स को होते हो। बताता हूँ मैं। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इस लाइन में आना है तो आप बच्चा तो एक्टिंग सीखता रहेगा जिंदगी भर। एक लेक्चर मॉम डैड को देना बहुत जरूरी है कि यार उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब जब ये सब भी सीख लिया कि काम लगातार नहीं मिलता है ना, सब कुछ हो गया। एक मैं पूछना चाहूँगा, जब लोग ना क्राइम सीरीज करते हैं या माइथो करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में एक बोला जाता है कि यार आप टाइप कास्ट हो जाते हो, है ना। क्राइम सीरीज करते हो तो आपको अच्छी जगह काम नहीं मिलता है, माइथो करते हो तो आपको सोशल रोल नहीं मिलते, लेकिन आपने उस टाइम पे टीवीएफ के साथ काम किया, तो ये कभी ऐसा आया कि इसका टाइप कास्ट का प्रॉब्लम आया या कोई नहीं प्रॉब्लम है? सर मैं तो चाहता था मैं टाइप कास्ट हो जाऊँ। अच्छा। कि यार सच्ची सर, मैं तो चाहता था कि टाइप कास्ट हो जाऊँ, कम से कम फिर वो कैटेगरी का वर्क मेरे को ही मिले। कि अगर क्राइम, अरे यार आहन को बुलाओ, नेगेटिव रोल वही कर सकता है, वही कर सकता है। ना टाइप कास्ट हो पाया ना वो फेम मिल पाया कि यार ये तो मतलब छा गया, इसको तो कोई भी काम दे दो वो हो जाए। लेकिन सर ऑनेस्टली नहीं, टाइप कास्ट होना होता तो हमें इनका जैसे कायपोचे जैसी पिक्चर के लीड जो ये नहीं मिल पाते हमारे छिछोरे में, जो लीड है हमारे, ही इज नो मोर विथ अस, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। बट सुशांत सिंह, अगर टाइपकास्ट होना होता तो शायद से वो भी टीवी के बाहर नहीं निकल पाते। राइट। तो नहीं सर, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई टाइपकास्ट हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे सर ये लगता है कि मोर देन टाइपकास्ट ना, ये माइथो और क्राइम वालों का ना ये एक वो ठप्पा लग जाता है कि यार आप तो टीवी वाले हो, और मेरे पास टीवीएफ को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, थिएटर नहीं चलते थे उतने उस टाइम। राइट। तो मैं उनको ये जाके बोलूँ अपने इंट्रोडक्शन में, हाय आई एम आहन निर्बान, मैंने 6 साल 10 साल टीवी किया है। मुझ में वो फियर था कि यार शायद वो सोचेंगे यार टीवी वाला ये नहीं कर पाएगा। तो मुझ में सर ऑनेस्टली वो हेजिटेशन था, और पता नहीं सर कहीं ना कहीं शायद आज भी है। ओके। आज भी शायद है कि अगर मैं जितना अपने इंट्रोडक्शन में ये बात ना बताऊँ कि मैं बचपन से एक्टिंग करता आ रहा हूँ और मैंने शुरुआत अपनी माइथोलॉजिकल शोज से और इनसे की थी। आई एम नॉट एन आइडियल चाइल्ड एक्टर जो लोग जानते हो, लाइक माई अदर फ्रेंड्स हु हैव बीन चाइल्ड एक्टर्स, उनके बचपन में कौन से सीरियल्स रहे हैं, उन्होंने शायद कोई लाफ्टर शो किया है, लाइक सलोनी इज अ डियर फ्रेंड, वी वर इन द सेम कॉलेज, शी was a very famous actress growing as a child actor, she was very popular in comedy genre. And then आंचल, जिनके साथ मैंने रिसेंटली प्रेत बॉयज काम किया, इवन शी हैज़ बीन अ चाइल्ड एक्ट्रेस, बचपन में उन्होंने फिल्म्स किए हैं, राम कपूर के साथ में शोज़ किए हैं टीवी पे। सो वो कह सकते हैं कि मैं चाइल्ड एक्टर हूँ। अब मुझे ये बात कहने में सोचना पड़ता है कि मैं बताऊँ कि नहीं कि मैं चाइल्ड एक्टर था कि नहीं। कोई पूछ लेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने क्या किया एज अ चाइल्ड, क्राइम शोज़ किए, माइथोलॉजिकल शोज़ किए। तो वो डर मेरे मन में तभी भी था और शायद से आज भी है, बिकॉज इंडस्ट्री में वो हुआ है कि वो ये कहकर टाइप, हाँ लेबलिंग हो जाएगी। वो टाइपकास्ट नहीं होगा कि उसने ये तरह के शोज किए हैं, वो ये कहकर टाइपकास्ट कर दिया जाएगा कि यार ये तो टीवी वाला है। राइट। यार टीवी वाले अच्छे होते हैं यार, आप ट्राई करो। वो कह रहे हो ज्यादा फास्ट होते हैं, ज्यादा फास्ट होते हैं यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है आपका फिल्म वाला 12 घंटे में घर जाएगा, टीवी वालों को 18 घंटे रगड़ोगे तो वो हार नहीं मानेंगे। राइट। और आउटपुट भी अच्छा, आउटपुट भी अच्छा आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं जी, जो डोमिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री, वो सब टीवी से हैं। सब एब्सोल्युटली उनको मौका मिला तब वो वहां पहुंचे ना। राइट। चाहे वो अनुराग बासु हो, अनुराग कश्यप हो, इम्तियाज अली हो, कोई भी हो, सब टीवी से ही है। सर टिकमांशु धूलिया, इवन ही started on TV. My father used to assist him when he was a director back in 93-94 if I'm not wrong. उनका बहुत पहले एक सीरियल आया करता था जिसमें इरफान सर एक्टिंग किया करते थे। इरफान खान टीवी से, आप बताओ। वो भी टीवी से। My father has acted in that serial in fact.
तो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार टिश्यू सर जब डायरेक्ट करते थे ना सेट पे वो ऐसे कहते थे, इरफान सर को ये ब्रीफिंग देते थे। तो मेरे घर पे भी यही बातें हुआ करती थी और मैं सोचता हूँ यार जब इरफान खान टीवी करता था, जब शाहरुख खान टीवी करता था, तो यार मैं क्यों शर्माऊँ यार, बोलते हो मैं करता था पहले और मेरे को अब मिल रही है वेब सीरीज, क्या दिक्कत है। राइट राइट। तो जब घर में हमारे पेरेंट्स जब फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बातचीत भी वही चलती है, केस स्टडी भी वो सामने आती है, आपके सामने वो स्टोरीज आती होंगी जो बाहर की पब्लिक को मालूम ही नहीं है और कभी शायद पता भी नहीं चले, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के बारे में गॉसिप्स, फेक न्यूज़, कंट्रोवर्सीज, ये पापाराजी, ये सब चलेगा, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल नहीं चलता। तो आपने कौन कौन सी ऐसी स्टोरी सुनी जो आपको एकदम लग गई थी? ये बताने में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा है ना कि कई बार ना सर वो एक इमेज जो एक्टर की बन जाती है ना, वो सेट के चीज़ों की वजह से ही बनती है। सो मैंने ये एक चीज़ बहुत सुनी है पापा से कि जो पेपराइजी ने और जो उसके फेक मीडिया में और जो न्यूज़ उछाल कर और ये बातों बातों में जो एक इमेज खराब हुई है किसी भी एक्टर की, ले लो आप, माई फादर यूज्ड टू बी यार ये बंदा ऐसा नहीं है, आई हैव वर्कड विथ हिम, इस बंदे ने, ये बंदा सर मुझे भी ऑनेस्टली ये बातें पापा से ही सीखने को मिली है। और मुझे सर स्पॉट दादा बोलने में एक हेजिटेशन होती है। ओके। मैं सेट पे 2 सेकंड लगती है सर उनको बुला के नाम पूछ लो, क्या नाम है आपका? राहुल। ठीक है राहुल भैया, राहुल दादा। वो सामने से वो बोलते हैं अरे यार सर दादा बुलाओ आप, तो मैं फिर भी राहुल दादा बोलता हूँ। मुझे पता नहीं वो बहुत वियर्ड लगता है, कोई एक्टर चेयर पे बैठा हुआ है, अरे स्पॉट दादा, वो देख भी नहीं रहा है उस डायरेक्शन में। राइट राइट। वो आपका कोई पर्सनल नौकर नहीं है। सो जजिंग अ पर्सन हाउ ही बिहेव्स ऑन सेट शोज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। राइट। उस बंदे ने किसी लाइट वाले से कैसे बात की हो, उसने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या स्पॉट वाले से कैसे बात की हो। सो मुझे वो सारे किस्से बहुत सुनने में आए हैं बहुत एक्टर्स के कि यार ये इतने रिस्पेक्टफुल, और वही आपको हम्बल और डाउन टू अर्थ रखते हैं। वही कहीं ना कहीं सर वो मेरे स्कूलिंग में रह गए ऑनेस्टली। यस। तो मे बी दैट इज द रीजन मैं वो हेसिटेशन मेरे में है, क्योंकि वो मेरा ये मानना है कि यार वो अपने काम में सुपर्ब है, वो उनका आर्ट है। अब वो आर्ट कुछ भी हो सकता है यार, खाना बनाना आर्ट होता है। अब वो अपने आर्ट में अगर बहुत अच्छे हैं तो आर्टिस्ट हुए ना यार। राइट राइट, फिर तो आर्टिस्ट हुए। तो एक आर्टिस्ट के साथ में आप डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? राइट। तो ये सारे इंसिडेंसेस मैंने ज़्यादा सुने हैं, विच हैज़ टॉट मी टू बी हम्बल, विच हैज़ टॉट मी टू रिस्पेक्ट अदर पीपल ऑन सेट, विच हैज़ मुझे वैनिटी नहीं पसंद, मैं सेट पे रहता हूँ। और डायरेक्शन टीम को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार सर जाके बैठो ना, हम आपस में बात नहीं कर पाते खुल के, अगर हमको किसी के बारे में कुछ बोलना होता है। वह नहीं यार, मैं मुझे यही सिखाया गया, सेट पे रहोगे तो 2 चीज़ देखोगे, 3 चीज़ सीखोगे। राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं सर, ये सारे किस्से बताने ज़रूरी है कि ये वैनिटी और ये जो शोशा है, जो पेपराइजी है, ये मार्केटिंग है, नहीं इम्पोर्टेंट है। राइट। जब होनी होगी तो वो हो जाएगी। आप सेट पे जितना रहोगे, आप जितना हम्बल रहोगे, एक स्पॉट दादा भी आपको एक कैरेक्टर सिखा के जाएगा। राइट। और आपको वो कैरेक्टर आगे काम आएगा। तो ये बातें मेरे घर पे और ये एनर्जी सेट पे बहुत वर्क भी करती है एक्टर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे मेरे डायरेक्टर ने बोला हुआ है, राजुल मिश्रा, हम भोपाल टू वेगस हम लोग शूट कर रहे थे, वी वर ऑन अ वेरी टाइट स्केड्यूल। और ऐसा था कि वो शॉर्ट था कि यार एक पॉइंट के बाद में ना वो सेट का एनर्जी कम होगा। जब आप 30-35 दिन भोपाल की गर्मी में टेकरी के ऊपर 4थे माले बिना छत पे शूट कर रहे हो, सामने तालाब दिख रहा है, वो सेट के लोग वो हल्के पड़ेंगे। अब जो बंदा ऑन स्क्रीन जा रहा है उसके बारे में, उसके ऊपर सोचो। उस बंदे ने अगर सेम एटीट्यूड दिखा दिया, यार सर आज का हो गया यार 6 घंटे, अब मैं नहीं कर, तो पूरे सेट में वो एनर्जी फैलेगी, यार एक्टर नहीं मान रहा है, हम क्यों माने? लो प्रोड्यूसर तो उसकी सुनेगा ही। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट एनर्जी टू नॉट जस्ट पास इट ऑन माय को एक्टर बट ऑल्सो इन द यूनिट। तो डायरेक्टर के मुंह से बात निकलती है और जो मेरे को अच्छा लगता है कि यार अगर वो कर पा रहा है, वो बच्चा कर पा रहा है, तो यार क्या प्रॉब्लम है यार, गाइस कम ऑन लेट्स शूट। तो वो एनर्जी, वो यहाँ से देखकर उन्होंने माइक में कुछ बोला, पूरा सेट खड़ा हो गया, अरे यार करते करते करते, तो एक माहौल बन जाता है सेट पे, यार हाँ ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ओके। जैसा भी आपने कहा कि काम लगातार नहीं मिलता और अभी आप थिएटर में भी चले गए और थिएटर में डायरेक्ट भी करने लगे, तो आपके लिए बीइंग एक्टर ये क्या बहुत ज़रूरी होता है कि मेरे को एक्टिंग फील्ड में कुछ ना कुछ करते रहना है? हाँ सर, कहीं ना कहीं जुड़े रहना है। करेक्ट। इफ नॉट एक्टिंग, इंडस्ट्री। मैंने लिखना और डायरेक्ट करना भी थिएटर में इसलिए शुरू किया था क्योंकि दिमाग सही नहीं चल रहा था। कोविड के जस्ट बाद की बात है, आई रिमेंबर मैं एक बार ऐसी, ये उन दिनों की बात है सब सर, जब ऑनेस्टली
इरफान सर की डेथ हो गई थी, उसके 2-3 दिन पहले ही एक और आई गेस ऋषि सर और इरफान सर की डेथ आसपास के दिनों में हुई थी। तो उन दिनों की बात ही है, पता नहीं वो प्लस पापा ने काम किया हुआ था सर के साथ में, सो इट फेल्ट वेरी पर्सनल हमारे घर पे। और उसके बाद में ऐसा हो गया कि यार ये काम नहीं है यार पापा, कुछ करना पड़ेगा। एंड देन वो होता है ना कि एक पॉइंट पे आपके घर वाले भी आपको कितना भी कुछ भी बोल लेना, अगर वो मोटिवेशन नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। आपके पापा आपको बैठा के लेक्चर दे दे, प्यार से समझाए, कुछ भी करे, मॉम आके बात कर ले, वो फैमिली तीनों मिलके हक कर रहे हो कि यार नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ दो। और मेरा घर पे ये डिस्कशन बहुत हुआ करता था, मैं बैकस्टेज करता था बहुत। मैंने थिएटर की शुरुआत की थी बैकस्टेज करने की। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला जो थिएटर में बोलते हैं कि एनवेलप मिलेगा, लिफाफा मिलेगा आज शो के बाद, मेरा पहला लिफाफा जो मुझे मिला था वो 500 रुपये का था बैकस्टेज का। और मैं बहुत खुश हुआ था। उसके पहले समझो सर लाखों कमाए हो, उस 500 रुपये की खुशी बहुत अलग थी। और मेरे घर पे इस बात की बहस होती थी कि यार आहन तू थिएटर की गलत चीज़ों में बहुत टाइम दे रहा है, तू मत कमर्शियल वहाँ पे कम है, तू कमर्शियल कम है, तेरे को फेम नहीं मिलेगा, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, चल पैसे का दिक्कत अगर ना भी हो घर पे, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल देम, जो मैं नहीं कर पाया काफ़ी टाइम तक के, तो मेरे को वो मिलता रहता था, डांट भी मिलती थी बहुत। बट देन जिस दिन मैं इमोशनली उतना भर गया कि मेरा सब निकला उस दिन मुँह से कि यार पापा मेरे को रोका मत करो इन चीज़ों के लिए। मतलब वो रोकते नहीं थे, बट देन ही ऑलवेज हैड दैट कंसर्न। मॉम को पापा को दोनों को कंसर्न होता था कि यार तू मत कर, तू उस दिन ऑडिशन दे के आ, रिजेक्ट होके घर आ जा, पर तू कुछ सीखेगा, तू क्यों कर रहा है ये सब। और मेरा ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो मैं घर पे बैठे बैठे यार नहीं झेल पाऊंगा, मैं मुझसे ये घर पे बैठा नहीं जाएगा। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका एक्सप्रेशन ऑफ जो क्रिएटिविटी है वो निकलता रहे। हाँ, बहुत ज़रूरी है, वो उसकी खुराक है। वो किसी भी तरीके से निकले। आपको अगर काम नहीं मिल रहा है तो आप बैकस्टेज शुरू कर दो, कुछ भी कर, आप लिखना शुरू करो, आप वो मोनोलॉग्स करना और वो प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। आप लेकिन कितने मोनोलॉग्स बनाओगे, कितनी एक्टिंग करोगे कैमरा के सामने घर पे रूम में बैठ के, कुछ ना कुछ अलग तो चाहिए, माहौल चाहिए। That is how I got inclined towards writing and directing for stage, and it is paying off well. और अब डिस्कवर भी कर लिया अपने अंदर के एक अदर टैलेंट को। करेक्ट। और मैं तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं घर पे बैठ के मोनोलॉग करता, मैं एक दिन का एक कैरेक्टर सीखता। आज मैं एक ऐसा प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसमें 9 कैरेक्टर्स हैं और मुझे बच्चों को डायरेक्ट करना है, तो मुझे परफॉर्म कर करके बताना पड़ेगा। तो मैं कहाँ घर पे बैठ के एक मोनोलॉग करता, आज मैंने 9 कैरेक्टर्स जिए, अब मैं 9 कैरेक्टर्स सिखाए। मेरी इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर स्क्रिप्ट एंड फॉर ब्रैकेट्स जो बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग मेरी डायरेक्ट करने के बाद में बढ़ी है। उससे एक्टिंग को भी फायदा होगा, उस बहुत एक्टिंग को फायदा हुआ है। अब मुझे शायद से कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट आए तो मुझे कॉल नहीं करना पड़ता है, यार मैं समझ नहीं पाया, मेरे को ब्रीफिंग दे दो कैरेक्टर की, मुझे एक नरेशन दो। नहीं, मैं सीन समझ चुका हूँ क्या करना है। कुछ गलत करूंगा तो हाँ आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, बट देन मेरा अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द टेक्स्ट काफ़ी बढ़ गया आफ्टर डायरेक्टिंग एंड राइटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर से नए लोगों के लिए तो बहुत काम की है। मैं बस ये समझना चाहूँगा कि आप तो इतना लगातार काम कर रहे हो, आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, फिर पेरेंट्स का भी सपोर्ट आया, वो भी इसी इंडस्ट्री से, तो वो भी एक्सपीरियंस आया। लेकिन यहीं पर जब दूसरे शहर से लोग आते हैं और वो सो कॉल्ड स्ट्रगल करते रह जाते हैं, करेक्ट, क्या ऐसा फ़र्क है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं? क्या क्या रीज़न आपको दिखे? सर वन आई थिंक इज द मेजर थिंग आई थिंक इज लैक ऑफ पेशेंस। ये जो मेरा 18 महीने का गैप था, 18 महीने बहुत होते लेकिन आपने रास्ता बना लिया उसमें। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में हूँ, मेरा यहाँ पे घर है और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा स्टेबल है। मुंबई वालों की अलग स्ट्रगल है अपनी, राइट। तो ऐसा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो है नहीं। हाँ, मानता हूँ जो बाहर से आता है उनके लिए थोड़े, व्हेन यू डोंट हैव थिंग्स टू फॉल बैक ऑन, फियर ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होने से उनका डर बढ़ता है। अब वो डर इसलिए बढ़ता है कि उनमें पेशेंस नहीं है। वो बात तो खैर अलग ही है कि देख, कहने को बोलने के लिए इंडस्ट्री में बात है कि यार हज़ारों लोग आते हैं हर महीने मुंबई, भाई प्रिपेयर्ड कितने आते हैं? हाँ, उस पे ये हम बात कर ही रहते हैं कि यार हज़ारों आ तो जाते हैं, बट 1000 के 1000 प्रिपेयर्ड नहीं होते टू बी एन एक्टर। वो स्ट्रगल करने के इंटेंशन से आए हैं, वो सीखने के इंटेंशन से आए हैं जो सीख रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग देयर वे आउट, विच इज़ गुड।
अब वो रास्ता मिल जाने के बाद में जब वो पेशेंस हार जाते हैं तो फिर वापस चले तो वापस चले जाते हैं. क्योंकि इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम. अगर मैं मोटा मोटा ये बात करूँ सर, एक मैं अभी रिसेंटली पापा और मेरी बात हो रही थी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे जू में कहीं पे, तो सर चंदन सिनेमा हुआ करता था अभी जहाँ पे पीवीआर बन गया है जुहू में. पापा मुझे बता रहे थे 2000 की बात है, मैं 1 साल का था, मेरी फर्स्ट मूवी ज़िंदगी की जो मैंने देखी थी वो उस थिएटर में थी, उस स्क्रीन पे थी लगान. सर्कल ऑफ लाइफ कह सकते हो क्या, जो सर्कल ऑफ लाइफ ही है सर ये. मैं जब फर्स्ट टाइम 70 mm की बड़ी स्क्रीन पे दिखाया गया था, वो ये मेरी फैमिली का प्रीमियर था. चंदन रेनोवेट होके जो पीवीआर बना उसी स्क्रीन पे उसी जगह पर उसका प्रीव्यू हुआ. 19 साल बाद में मैं स्क्रीन पे दिखाऊं. क्या बात. अब 19 में से चलो 6 साल काट भी दो, मुझे सर ज़िंदगी के कितने बचे 13, मुझे सर 13 साल लगे जो स्क्रीन को मैं देखा करता था उस स्क्रीन पे आने के लिए. 18 महीने तो बहुत छोटी चीज़ है. बहुत छोटी चीज. उसमें मैं अगर मैं हार जाता तो मैं डिप्रेशन में चला जाता. मुझे वो स्क्रीन तक पहुंचने में 13 साल लग गए, और उसके बाद उसी स्क्रीन पे दूसरी बार पहुंचने के लिए 6 साल और लग गए. हर एक्टर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है, और वो उसके हमेशा दिल की इच्छा ये भी होती है कि मुझे लोग ना इस तरह से पहचाने, इस तरह से जाने. आहान की क्या इच्छा है? सर कहीं पे कोई पहचान लेता है तो वो डब्बू के नाम से पहचानता है, ये मेरी फैमिली. कई बार इफ़ आई एम ट्रैवलिंग इन स्कूल्स और जिसने मेरा म्यूजिकल थिएटर देखा है, सो आई हैड डन छोटा भीम का कैरेक्टर, सो कई बार लोग छोटा भीम के नाम से पहचानते हैं. तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो चाहता है कि आहान फेमस हो, आहान को फेम मिले. नहीं, आहान के कैरेक्टर्स अगर याद रह गए ना तो आहान जीत जाएगा. ऐसा बस आप मुझे किसी ने अगर एयरपोर्ट पे देख के बोला अरे डब्बू जा रहा है, अरे छोटा भीम जा रहा है. मनी, खैर भोपाल टूरिस्ट का मेरा कैरेक्टर नेम मनी था, वो उतना वायरल हो नहीं पाई वो सीरीज़, मार्केटिंग प्रमोशन जो भी, बट बढ़िया सीरीज़ थी, वही 25 एपिसोड की थी. अगर वो कैरेक्टर फेमस हो जाता ना मेरा तो मेरे को खुशी होती कि यार मैंने आहन से हट के कुछ किया ना. आई वॉज नॉट बीइंग आहन ऑन स्क्रीन. लोगों को इसलिए याद नहीं क्योंकि आहन ने परफॉर्म किया. यार आहन क्या एक्टर है यार. नहीं यार, ये जो कैरेक्टर उसने प्ले किया था ना, ये कैरेक्टर के नुआंसेस बहुत अच्छे हैं. ये कैरेक्टर उतना इसने इतनी बढ़िया तरीके से प्ले किया कि शायद कोई और ऐसा प्ले नहीं कर पाता. तो मैं चाहता हूँ कि अगर लोग मुझे याद करें, याद अगर मैं रह जाऊँ किसी को, तो वो मेरे कैरेक्टर्स की वजह से हो, मेरे कैरेक्टर के नाम की वजह से हो, एंड द वे आई प्ले एंड परफॉर्म दैट कैरेक्टर, वो छपा रहा है दिमाग में लोगों के कि यार ये कोई और नहीं कर पाता. सुपर, ऑसम, ग्रेट. थैंक यू आहान, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा भी आया और एक अलग एनर्जी भी मैंने फील करी. तो मेरे साथ आहान, पूरे वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ, और एक सेंटेंस ही लगेगा क्योंकि वीडियो अपने आप में बहुत, पॉडकास्ट अपने आप में बहुत कमाल का था, कि जो आप सोचते हैं या जो बाहर के लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं एक्टर बन गया तो मेरा नेम होगा, मेरा फेम होगा, लेकिन जो रियल एक्टर होते हैं वो सोचते हैं कि मैं तभी फेमस हूँ जब मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से जाना जाए, उसके नाम से पहचाना जाए. एक रियल आर्टिस्ट की यही खोज होती है. आपने इस वीडियो में से पक्का कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली है, या क्या पर्सपेक्टिव आपका बदला इंडस्ट्री को लेकर, एक्टिंग को लेकर. ज़रूर शेयर कीजिएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.